जब भारत की आज़ादी की लड़ाई की बात होती है तो अक्सर बड़े बड़े राष्ट्रीय आंदोलनों का ही जिक्र होता है ना? पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़ाई की जो जमीन से जुड़ी थी, जो रियासतों के अंदर से उठी थी। ये कहानी है प्रजामंडल आंदोलन की, एक ऐसी आवाज जिसने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। बात है 1920 के दशक की। सोचिए जरा, उस वक्त भारत की रियासतों में क्या माहौल था। आम लोग यानी प्रजा सामंतों और जागीरदारों के जुल्म से बिल्कुल पिस रही थी। ये सिर्फ कोई छोटा मोटा अन्याय नहीं था, बल्कि एक ऐसा सिस्टम था जो लोगों से उनके जीने का हक तक छीन रहा था। और इसी दमन और अंधेरे के बीच से एक उम्मीद की किरण निकली। नाम था प्रजामंडल। मतलब बहुत सीधा सा है, प्रजा का मंडल यानी लोगों का अपना संगठन। ये एक ऐसा मंच था जहां लोग इकट्ठा हुए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और मांगी एक ऐसी सरकार की जो उनकी सुने, जो उनके प्रति जवाबदेह हो। और इनका मकसद बिल्कुल साफ था, एकदम क्रिस्टल क्लियर। उनका एक ही लक्ष्य था, रियासतों के बुरे शासन को खत्म करना और एक ऐसी जिम्मेदार सरकार बनाना जो लोगों के प्रति जवाबदेह हो। बस ये एक लाइन, यही इस पूरे आंदोलन की जान थी, इसकी आत्मा थी। तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। चलिए देखते हैं इस आंदोलन की पहली लहर को, जब इस बड़ी क्रांति की नींव रखी जा रही थी। ये बात है 1930s की शुरुआत की। बदलाव की एक चिंगारी सुलग चुकी थी। सबसे पहले 1931 में जयपुर और बूंदी में प्रजामंडल बने, और फिर देखते ही देखते 1934 तक मारवाड़ और हाड़ौती भी इस लड़ाई में कूद पड़े। ये बस शुरुआत थी एक बहुत बड़े संगठित विद्रोहों की। अब जरा जयपुर प्रजामंडल की बात करते हैं, जो सबसे पहले बने संगठनों में से एक था। 1931 में इसकी नींव रखी कपूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज ने। और हाँ, जमनालाल बजाज का नाम याद रखिएगा, वो कोई आम नेता नहीं थे। उन्हें तो गांधी जी का 5वां बेटा तक कहा जाता था। सोचिए कितना गहरा रिश्ता और समर्पण रहा होगा। एक और दिलचस्प बात, बजाज जी खुद को गुलाम नंबर 4 कहते थे। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान, देसी राजा और सीकर ये उनके पहले 3 मालिक हैं। वो खुद को चौथे नंबर का सेवक मानते थे। क्या गजब की विनम्रता और देश के लिए समर्पण था, है ना? इसके बाद 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई और इसे लीड कर रहे थे जय नारायण व्यास। इन्हें एक नाम दिया गया था, शेरे राजस्थान। और ये नाम उन्हें ऐसे ही नहीं मिला था, उनकी हिम्मत और लीडरशिप ने इस आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। अब तक तो ये आग कुछ ही रियासतों में थी, पर 1930s के आखिर तक आते आते ये पूरे राजस्थान में जंगल की आग की तरह फैल गई। जरा इसकी रफ्तार देखिए, 1936 में धौलपुर और बीकानेर भी शामिल हो गए, और फिर आया साल 1938। इस साल तो जैसे क्रांति की बाढ़ ही आ गई। शाहपुरा, मेवाड़, अलवर, भरतपुर, एक के बाद एक रियासतें जाग उठीं। हर तरफ से अपने हक की आवाजें उठने लगीं। पर इन सब में से बीकानेर प्रजामंडल की कहानी थोड़ी अलग थी, बहुत ही अनोखी। जानना चाहेंगे क्या था उसमें इतना खास? तो सुनिए, ये बात आपको भी हैरान कर देगी। बीकानेर प्रजामंडल राजस्थान का इकलौता ऐसा प्रजामंडल था जिसकी स्थापना राजस्थान में हुई ही नहीं। जी हाँ, ये बना था कलकत्ता में। इससे पता चलता है कि इन लोगों का जज्बा और नेटवर्क कितना जबरदस्त था। अपनी जमीन से मीलों दूर रहकर भी वो अपने लोगों के लिए लड़ रहे थे, और इन सारी कोशिशों का नतीजा भी दिखने लगा था। 1938 में शाहपुरा ने इतिहास रच दिया। वो पहली ऐसी रियासत बनी जिसने एक जिम्मेदार सरकार बनाई। ये इस आंदोलन की बहुत बहुत बड़ी जीत थी। इसने सबको दिखा दिया कि हाँ, बदलाव मुमकिन है। अब हम आ पहुंचे हैं 1940 के दशक में। आंदोलन अब अपने आखिरी और सबसे अहम दौर में था, और इस दौर में नए लीडर्स ने इस मशाल को थाम लिया। इस दौर में 2 और बड़े नाम सामने आते हैं, दोनों ही गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाले। एक थे गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता था। उन्होंने सिरोही प्रजामंडल को लीड किया। और दूसरे थे भोगीलाल पंड्या, जिन्हें वागड़ का गांधी के नाम से जाना गया। इन्होंने डूंगरपुर में आंदोलन की कमान संभाली। और ये सिलसिला रुका नहीं। 1939 से लेकर 1946 तक एक के बाद एक सिरोही, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, झालावाड़, हर जगह प्रजामंडल बनते गए। मतलब ये लड़ाई भारत की आज़ादी मिलने तक लगातार चलती रही।
यहाँ एक और हैरान करने वाली बात है, बिल्कुल बीकानेर की तरह ही जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना भी जैसलमेर में नहीं हुई। ये 1945 में जोधपुर में बनाया गया था। ये एक बार फिर दिखाता है कि इन लोगों के लिए हालात कितने मुश्किल थे, पर उनका हौसला कितना बुलंद था। तो इस पूरे संघर्ष का, इस पूरी लड़ाई का आखिर नतीजा क्या निकला? आज हम इन प्रजामंडलों को किस विरासत के लिए याद करते हैं? चलिए एक बार फिर उनके मकसद को याद करते हैं। रियासतों के बुरे शासन को खत्म करना और एक जिम्मेदार सरकार बनाना। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या वो अपने इस मकसद में कामयाब हुए? इसका जवाब है बिल्कुल हुए। इस आंदोलन ने आम लोगों के अंदर एक राजनीतिक चेतना जगा दी। उन्होंने सामंती तानाशाही को सीधी टक्कर दी और सबसे बड़ी बात, इसी आंदोलन ने रियासतों को भारत में मिलाने का रास्ता खोला और राजस्थान में एक लोकतांत्रिक सरकार की नींव डाली। और यहीं पर हमारे लिए सोचने वाली बात है, प्रजामंडलों का वो जमीनी संघर्ष, वो अपने हक के लिए उठाई गई आवाज, क्या आज भी एक जवाबदेह सरकार की मांगों में उसकी गूंज सुनाई देती है? ये इतिहास की एक ऐसी आवाज है जो हमें हमारे आज के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है।